जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 के फिजिक्स पे बात करी। मैं आशा करता कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। कहा जाता है कि जब तक हमारी सांस चलेगी तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, तब तक अपना काम करेंगे। फिजिक्स में आपको आज मिलेगा वैद्युत क्षेत्र से और वैद्युत आवेश के जो बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम लोग के निरक्षी और अक्षी के बारे में पढ़ाई करने का मिलेगा, क्योंकि आपको पिछले वाले क्लास में पूरी चीज़ मिल चुका है और आप अच्छे हैं। और अपने मित्रों को भी बताए होंगे कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर कक्षा 12 के फिजिक्स क्लास चल रहा है। सेकेंड यूनिट 75% ख़त्म कर दिया गया है, 25% बस बचा हुआ जो नाम मात्रा बचा है, वहीं से पेपर में देखने को मिलेगा जो आप देखे होंगे। और पढ़ के जाइए, वहाँ से ज़रूर 100 में 100%, मैं कह रहा हूँ वहाँ से 100 में 100% क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन आप यदि अध्ययनरत करेंगे तभी, यदि नहीं करते तो नहीं मिलने वाला है। हम बताएंगे कि आज की वीडियो में कि क्या चीज़ कौन सा कैसे प्रूफ किया जाता है, कैसे बिना दिमाग का भी हल किया जाता है। इस तरह का प्रोसेस हम यहाँ पर सीखते हुए आगे तरफ चलेंगे। दूसरी बात, आपको एकदम घबराना नहीं है, आपको मैं पूरी बीमा एक जगह देंगे, क्योंकि आपका 6 अंक तैयार करने के लिए स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल जो है बहुत अच्छा साबित होगा। यदि आप उस 6 बीमा को देख लिए तो आपको 6 अंक में से 2 अंक निश्चित रहेगा, क्योंकि बीमा से कभी कभी बीमा प्लस मात्रक वहाँ से निश्चित देखने को मिलेगा। दोनों चीज़ वहाँ से कंफर्म कर दिया जाएगा यदि आप अच्छे से अध्ययनरत कर रहे हैं तो, क्योंकि आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी और छेड़खानी वाला काम नहीं है। इसी के साथ में अपना क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं और वैद्युत द्विध्रुव से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आज हम लोग को बात करना है। एक मिनट बस। जैसे कि मैं बात करूं कि सारा चीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत हेडिंग रहेगा, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिएगा यहाँ से प्रश्न हम लोग को देखने को जरूर मिलेगा पेपर में। ये हमारे पास हेडिंग है। हेडिंग क्या बोला गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया गया है। तो वैद्युत क्षेत्र कैसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर ई की बात किया जाएगा और उसी के बारे में हमको समझना है और लिखना भी है। इसमें 2 विशेष नियम होते हैं, इसको 2 भाग में डिवाइड किए गए। इसके कोई पूछेगा कितने नियम का उल्लेख किया गया है? 2 नियम का उल्लेख या उल्लेखनीय है, लिख सकते हैं, उल्लेखनीय है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि 2 नियम कौन कौन होता है इसके बारे में जानेंगे। पहला आप डालेंगे अच्छी, दूसरा जो डालेंगे निरक्षी। ये बात आपको एकदम अच्छे से याद आएगा, अच्छी और निरक्षी। यहाँ से हमारे पेपर में देखने को मिलेगा निरक्षी जो दिया गया, इसका एक और नाम होता है, इसके बारे में बात जानते हैं। इसका एक और नाम होता है, इसके बारे में बात जानते हैं, अनुदैर्घ्य स्थिति। इसका नाम होता है अनुदैर्घ्य स्थिति, ठीक। अब अनुप्रस्थ स्थिति क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ स्थिति हो जाएगी। इस सारी चीज की यदि बात किया जाए तो आपको अच्छी और निरक्षी स्थिति के बारे में यहाँ से मेरे पेपर में आने का चांस रखता है, लेकिन कितने अंक में आएगा? 3 अंक में आएगा, ज़्यादा अंक में निर्धारित नहीं किया जाता है।
कितने अंक में आने वाला है, तो हम बताएंगे कि 3 अंक में आने वाला है ये दोनों, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति। इसी दोनों के बारे में हमको अध्ययन करना है और इसी के बारे में हमको पढ़ाई करना है। आग लगी हो पढ़ाई की तो हम कभी भी इससे डर नहीं सकते हैं और कभी भी इससे हार नहीं सकते हैं। आग लगनी चाहिए। फिजिक्स में हमको 65 अंक चाहिए तो चाहिए, ये मेरे अंदर आग होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका हेडिंग होगा अच्छी पर बात किया जाएगा। किस पे बात किया जाएगा, अच्छी पर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, इसमें कुछ ज़्यादा दम तो है नहीं। कोई पूछता वैद्युत द्विध्रुव से के उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कहना ये भाई जिसमें 2 नियम का उल्लेख किया गया। कितने नियम का, 2। कौन कौन, एक अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति, दोनों में तो कोई भी नाम पूछ देगा पेपर में। दूसरा जो होगा निरक्षी या अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हुए आगे की तरफ दौड़ते हैं। क्या करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ से 3 अंक निश्चित मिलेगा यदि आप तैयार, ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। देखो 5 नंबर पर नहीं आएगा भाई, क्योंकि पेपर का पूरा एनालिसिस किया गया तो वहाँ से 5 अंक में देखने को कभी भी नहीं मिला। कभी काल आ गया तो अलग मैटर। 2019 के बाद इसका कहानी धीरे धीरे समाप्त होने लगी, लेकिन 3 अंक में कभी कभी छप जाता है। 3 अंक में क्या करता है, छप जाता है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मेरे साथ साथ, वैद्युत द्विध्रुव की लिखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी लिखेंगे, अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपका हेडिंग रहेगा। ये आपका क्या है, हेडिंग है। ठीक, ये आपका हेडिंग रहेगा। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तब हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में यदि मैं बात करूं तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति के बारे में बात किया जाए, कि बार अनुप्रस्थ की बात किया जाएगा, दोनों यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके यदि बारे में बात किया जाए तो हमारे पास जो देखने का जो मैटर है, लिखना है क्या कि 2 आवेशों के बीच। आप देखो, पहले समझो मेरी बात, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। देखो, हमारे पास कोई बिंदु है जिसको मान लो ए बी है, बिंदु हमारे पास ए बी है, जिसको हमने आवेश की यदि बात किया जाए तो एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश की बात किया जाता है। क्या बात किया जाए कि धन आवेश और ऋण आवेश की बात किया जाता है, जिसके जो मध्य बिंदु में हमने ओ डालेंगे, मतलब मध्य बिंदु क्या होगा उसका, ओ होगा। ओ से आर दूरी पर स्थित हमारा बिंदु पी होगा। आर दूरी पर क्या होगा, आर दूरी से कितनी दूरी पर होगा, बिंदु पी होगा। वहाँ से जो बात किया जाए इसी के बारे में हमको देखना है और इसी के बारे में ज्ञात। हिंदी ज़्यादा लिखना नहीं है, हिंदी बहुत थोड़ा सा लिखना है। इसके बाद हम लोग बिंदु पी से द्वारा अनुसार प्रूफ कर दिया जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलती है। परावैद्युतांक यहाँ पर क्या होगा, परावैद्युतांक के रूप में निरूपित किया जाता है। इसी के बारे में हमको देखना है और चर्चा करना है। चलते हैं, तो मैं आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो मैं इसमें लिखता हूँ कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव
लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना कि लिख लेना, सॉरी, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसमें धन आवेश व माइनस Q आवेश जो होता है, माइनस Q आवेश कूलाम, क्या बोला गया है, कूलाम के आवेश एक दूसरे से, कूलाम के आवेश एक दूसरे से 2L मीटर की दूरी पर, 2L के मीटर की दूरी पर स्थित है। क्या है, स्थित है। किसी ऐसे माध्यम, लिखेंगे किसी ऐसे माध्यम में रखा है, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या होगा, K है। परावैद्युतांक क्या हो जाएगा, K है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, बिंदु P स्थित है। क्या है, बिंदु P क्या है, स्थित है। क्या है, बिंदु P स्थित है। R मीटर की दूरी पर बिंदु P स्थित, मतलब एक बिंदु P लिख सकते हैं, एक लिख लेना, एक बिंदु, थोड़ा सा अच्छा लगे, एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम की सहारा लेंगे, थोड़ा सा मैंने एक सही बार खींचेंगे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या मानेंगे, बात करेंगे तो माइनस क्यू आवेश, और यहाँ पर मैंने मान लिया प्लस क्यू आवेश। इसके बीच की यदि बात किया जाए बिंदु ओ होगा, बिंदु ओ को नीचे डाल लो, ओ। इसके बीच की जो लंबाई है इसी को बोला गया 2L। इसी की जो बीच की जो लंबाई है यही बोला गया है कि Q माइनस कूलाम के आवेश एक दूसरे से 2L मीटर की दूरी पर है। ये कितनी दूरी पर स्थित है, 2L की, मतलब L इधर मिलाकर 2L। अब यहाँ से ही बोला गया है कि बिंदु P पर, बिंदु यहाँ से जो दूरी है ये हमारे पास क्या है, R मीटर की दूरी पर बिंदु क्या है, P है। क्या माना गया है, बिंदु P की बात करते हैं। यहीं पर मैं यदि बात करूं, यदि मैं चर्चा करूं, आप देखिए इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा,
इसी के बारे में E1 और E2 के बारे में हमको बात करना है। इधर मेरे पास E1, इधर मेरे पास E2 हो जाएगा। अब हमारे पास बिंदु की बात करें, बिंदु हमारे पास बिंदु P है। बिंदु P के मतलब O से R मीटर की दूरी पर बिंदु एक P है, और इसी के बारे में हम जो चर्चा करें और समझे तो इसी के बारे में हमको लगाना है। यदि देखो यहाँ से और हमारे पास देखा जाए तो इसकी जो दूरी होगी कितनी हो जाएगी, R माइनस यल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, R माइनस R माइनस यल हो जाएगी, क्योंकि लंबाई जो है उसकी की बात की गई। यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो बढ़ जाएगा, तो R प्लस यल हो जाएगा, R प्लस यल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो यह पूरा ले लो, पूरा ले लो, पूरा ले लो, सॉरी ये पूरा लो, पूरा लो, क्लियर हो गया। ये पूरा है, R प्लस यल है, ये R माइनस यल है। इसी के बारे में यदि मैं मुझे बात करना है और समझना भी है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको एक साइड लिखा कि मुझे एक बार समझाने में मज़ा भी आएगा, समझने में अच्छा भी लगेगा। सारा मैटर इसका है कि आपको कोई पूछेगा तो आप बताएंगे वहाँ पर कि बोलेंगे कि किसी एक वैद्युत द्विध्रुव ये भी जिसमें बिंदु जो बोला कि बिंदु जिसमें प्लस Q और माइनस Q कूलाम आवेश के एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर एक दूसरे से 2L मीटर की दूरी पर स्थित है। किसी ऐसे माध्यम में रखा जाए, उसको बोला कैसे एक ऐसे माध्यम में रखने की बात बोला गया है, माध्यम में रखा जाए जिसका परावैद्युतांक क्या बोला गया, K है, जिसका परावैद्युतांक K है, और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु क्या बोला गया, O से R मीटर की दूरी पर, देखो O से R मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु क्या है, P स्थित है। तो जिस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पे क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, इसी के अनुसार यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो हल करने के लिए हमको थोड़ा से लिखना पड़ेगा। प्लस Q आवेश लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर लिखोगे, कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो यहाँ पर बोला कि प्लस Q आवेश का बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया गया है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो होगा, यहाँ पर E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे के, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या लेंगे, R माइनस यल, क्या हो जाएगा, R माइनस यल का होल स्क्वायर। क्योंकि कूलाम के नियम के अनुसार देखा जाए तो हमारे पास यही होता है कि Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर होता है। यही चीज़ तो पढ़े हैं, और उसी पर सारा चीज़ को नियम को डिपेंड कर रख दिया गया है। साबित जो है ना उसी पे काम करने लगा। हमने बना दिया समीकरण 1, फिर लिखा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप देखो फिर क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटी के R प्लस यल का होल स्क्वायर। समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। तो बिंदु P पर जो परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जाए, मतलब कि जो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता की यदि बात किया जाए, अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होता है कि यहाँ पर E बराबर E1 माइनस E2 की बात किया जाता है। क्या किया जाता है? E बराबर E1 माइनस E2। अब इसी पर हमको डिपेंड कर लगाना है और समझना है। सारा मैटर इसी पे किया जाएगा क्या? हाँ, ये हमारे पास परिणामी के उसमें परिमाण क्या आएगा? तीव्रता की बात किया गया। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि परिणाम का मतलब योग आता है, लेकिन इसकी वैल्यू सदैव हमारे पास, क्योंकि माइनस क्यू आवेश है इसीलिए माइनस का प्रयोग कर दिया जाए। अब हमने लिखेंगे E बराबर यहाँ पर E1 की जो वैल्यू क्या है 1/4 साइलेंट नॉट इंटू क्यू बटी की R माइनस CL का होल स्क्वायर माइनस E2 की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी क्यू बटी की 1/4 साइलेंट नॉट इंटू क्यू बटी की R प्लस CL का होल स्क्वायर। अब देखो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको कॉमन किया, क्यू बटी की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर दिया जाए। मेरे पास बचा है 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। देखो इसी चीज़ के बारे में हमको बात करना है। इसको हो सका तो मैं रेज करूँगा, इसको आप नोट कर ही लिया होगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बात करूँ तो मेरे पास क्यू बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास हो जाएगा, ये तो मेरे पास R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम लोग दोनों को देखा जाए तो होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बात किया जाए तो हमारे पास इसी पर बात किया जाएगा, तो लेकिन हम लोग अलग अलग भी लिख कर हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फैक्टर किया जाता है ना गुणनखंड का, सेम उसी तरह कर सकते हैं। R माइनस L अब फिर R प्लस L लिख लो कुछ समय के लिए, इससे भाग दोगे तो ये इधर आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ हो गई, यहाँ पर हमको क्या करना है कि अब इसका हमको हल करना पड़ेगा। इसको मैं रेज करता हूँ, ये तो मैं समझा दिया 2 बार, ये तो आपको थोड़ा एक दो बार पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। देखिए विद्युत द्विध्रुव भी ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा ही है। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, वहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, जो होगा वही तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे आप E बराबर क्यू बटी की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा, यही होगा इसका तो फार्मूला में। माइनस है, माइनस रहने दो, ब्रैकेट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा, बट्टी की हमने क्या लिखे हैं R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताना, जहाँ नहीं समझ में आएगा तो। E बराबर फिर Q बटी की 4 पाई साइलेंट नॉट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL, अब इसका तो माइनस L का R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैटर मेरा साबित क्या करता है, a का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर जब दिया रहे, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ R का स्क्वायर हो जाएगा और L का स्क्वायर, जो मैंने पहले लिख दिया था, ठीक, यही हो जाएगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा का मेरे पास E बराबर Q बटे की 4 पाई साइलेंट नॉट और क्या है मेरे पास 2
आर मतलब 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 आर यल हो जाएगा बट्टी के आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर। यही प्राप्त हुआ, मिला तो मिला, यही मिला मुझे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला के रूप में लेकर जाएंगे। अब फार्मूला में लेकर जाने के लिए मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। जब फार्मूला में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसके बारे में आप खुद बताएंगे हमको कि यहाँ पर जो हमारे पास जो वैल्यू जो दिया जाएगा तो हम लोग खुद, एक मिनट रुक जाओ, इसका होल स्क्वायर करना, इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक, इसका होल स्क्वायर आएगा। अब सही है, हमको लग रहा था कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिए गए ये हमारे पास जो वैल्यू जो होती है आर का जो मान होता है यल के तुलना में बहुत अधिक होता है। यहाँ पर लिख लेंगे आर स्क्वायर का मान, आर स्क्वायर का मान यल स्क्वायर के तुलना में, तुलना क्या बात किया जाएगा, तुलना में और भी अधिक होता है। क्या होता है, और भी अधिक होता है, और भी अधिक होता है, अधिक होता है। बात समझना, और भी क्या होता है यहाँ पर अधिक होता है। इसीलिए मैं चूंकि हमारे पास आर की बात किया गया है, इसी तरह मैंने बात कर लेंगे इसका। समझ में आएगा कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो गया, आगे चले। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, ई बराबर क्यू बटे के 4 5 साइलेंट नॉट इंटू 4 है, रहने दो अभी, 4 आर यल बट्टे के यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात किया जाएगा, आर के स्क्वायर, तो स्क्वायर एक है ये एक, और स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, घात 4 हो जाएगा, एक कट जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू की बात किया जाएगा, क्यू की इधर वेद देंगे तो ई बराबर 1/4 5 साइलेंट नॉट, समझिएगा ध्यान से, यही मेन है, 2 इंटू 2 क्यू यल हो जाएगा बटे के आर के पावर 3, आर के पावर 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जहाँ P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या है 2QL होता है, P बराबर क्या है 2QL होता है। इसका मतलब कि E बराबर 1/4 5 साइलेंट नॉट इंटू 2P बट्टे के R का Q आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं है ना, मैं भी 2 बार समझा दे क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो मेरे पास दिया कि वैद्युत द्विध्रुव में बात किया था, तो हमारे पास यहाँ पर ए भी है जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश की बात किया गया, जो कूलाम के आवेशों को बात किया गया, जो कूलाम के आवेशों के एक दूसरे से 2L मीटर की दूरी पर बात किया गया था। मैंने ये भी यही लिखवाया था कि 2L मीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बीच में जो बोला गया है वो है Q प्लस Q और माइनस Q की जो बीच की जो बिंदु जो है वो दर्शाया गया था। ओ से 8 मीटर की जो दूरी पर ही मैं बात किया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था ओ से जो 8 मीटर की दूरी पर बिंदु P रखा था, और जो कि हमने बताया वहाँ पर कहा कि उसी में मैंने बताया था कि इसी को एक पैरावैद्युतांक की बात किया गया था। क्लियर हुआ। और उसी में मैंने वही भी बात बताया था कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमको काम करना था।
तो हमने वो वहाँ पर डायग्राम शीट बनाया था, मेन मुद्दा यहाँ से था, वहाँ पर थोड़ा सा हिंदी लिखा गया था और डायग्राम बनाकर ख़त्म कर दिया गया। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि बात किया गया तो E1 बराबर क्या, तो 1/4πε0 इंटू क्यू बटे की R माइनस L का होल स्क्वायर दिए गए। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जाए तो E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू है यहाँ पर। अब यहाँ भी मेरे पास R प्लस L का होल स्क्वायर की बात किया, समीकरण 2 हो गया। हमने यहाँ बोला गया है कि बिंदु P पर जो है, बिंदु जो P लगाया गया था वहाँ पर E1 या E2 की बात किया गया था, उसमें मैंने E1 और E2 की मैंने बात किया था और दर्शाया भी था। तो इसी को बोला कि परिणामी की बात, तो यहाँ पर E2 की जो वैल्यू है कि हमारे पास क्या है, माइनस की बात कर रहा है। इसीलिए परिणाम का मतलब होता है कि योग होता है, परिणाम का मतलब क्या था, योग होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखे हैं कि E बराबर E1 माइनस E2। E2 कैसे आ गया, तो आपको पता चला कि इसके मान से करना हो रहा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटी के R का स्क्वायर है, माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू बटी के R प्लस L का होल स्क्वायर है। मैंने देखा कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी, तो मैंने इसको कॉमन कर लिया, तो मैंने इसको और इसको जो का लिख लिया। जो तिर्यक मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका इधर भी कर दिया, इसका इधर भी कर दिया, देखो इसको जो का त्यों लिख दिया। इसके बाद मैंने कहा कि भाई जो E प्लस B का होल स्क्वायर कर लिया जाए, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL हो गया, यही चीज़ लिखा गया है, माइनस फिर R का स्क्वायर L का स्क्वायर जो दिया गया है और माइनस 2RL होगा, क्योंकि ये माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला है। E किसका है, E माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला है। इसको मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया और मैंने कहा कि अब माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर का जो करते हो तो मल्टीप्लाई, तो माइनस से कट गया प्लस, फिर माइनस से प्लस कट गया, मेरे पास प्लस 2RL है। अब इन दोनों को मैंने हल किया गया तो R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का पूरी का होल स्क्वायर है। इधर का तो जो का त्यों लिखते हो, कोई छड़खानी मत करो। अब हमारे पास जो बचा 2RL मिलाकर 4RL हो गया। यहाँ मैंने लिख दिया R का मान L के की तुलना में और भी अधिक होता है, इसका मतलब L का मान और अधिक की बात तुलना में R का मान अधिक होगा, तो हमने क्यों ना इसको सिंबल से दर्शाया गया है। इसीलिए यहाँ पर लिख दिए गए कि हमारे पास E बराबर, E को थोड़ा सा नीचे लिखना, E बराबर Q बटी की 4πε0 4RL बटी की R के पावर 4, तो R से एक R कट गया तो मेरे पास 3 ही R बचेगा। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसी के जस्ट बगल में ही हमने लिखा कि E बराबर 1/4πε0 इंटू, इसको फैक्टर कर दिया, मतलब गुणनखंड कर दिया, 2 गुणे 2 दूनी की 4 होता है, QL हो गया। ये हमारे पास फार्मूला बन गया क्योंकि P बराबर 2QL होता है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया कि E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P बटी के R का Q, यही हमारे पास आएगा। तो 3 अंक की बात यहाँ पर करेगा। इतना बड़ा लिखने के बाद 3 नंबर देगा क्या? हाँ। अब एग्जामिनर चलाक हो गया, हम लोग अब थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गए हैं, तो इसलिए हमको यहाँ पर बात किया जाए। इसका मात्रक क्या होगा, तो आपको पता है न्यूटन प्रति कूलाम होगा। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा, जो जिसके बारे में आपको क्लियर हुआ। आगे तरफ मैं बढ़ता हूँ तो वैद्युत जो है वैद्युत निरक्षी की बात किया जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी में और अनुप्रस्थ स्थिति की बात किया जाएगा। इस दोनों पर आज क्लियर कर लिया जाएगा, क्योंकि कल हम लोग इन दोनों पर आधारित सिर्फ आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ से 3 अंक आज से निर्धारित किया जाता है आपके पेपर में। यहाँ से देखने को मिलेगा पेपर में 3 अंक। निरक्षी अच्छी जो है चैप्टर है, यहाँ से आपको 3 अंक जरूर दिलाने का काम करेगा।
मुझे पर इसी पर एक बात याद आई कि सब लोग सोच रहा करे अभी तो मास्टर पहला लेसन पढ़ा रहा है। अरे भाई तुम बहुत पिछड़ गए हो। तुमको लग रहा है कि मैंने पहला लेसन पढ़ा रहा हूँ ना, लेकिन मैंने पहले से सेकेंड यूनिट का आधा ख़त्म कर चुका हूँ। ये बात अपने ब्रेन में रख लेना। सेकेंड यूनिट हमने क्या कर लिया, ख़त्म करके बैठे हुए हैं। इधर ज़्यादा नहीं समय लगेगा, बस प्रूफ करना है अंक की प्रश्न। मैं बताऊंगा किस लेसन से ज़्यादा सवाल आता है यदि आप हमारी चैनल से पढ़ रहे हैं तो। पूरी तरह से यहाँ पर मिलेगा किस तरह का क्या क्या चीज़ होने वाला है। आप हेडिंग डालेंगे आप वैद्युत द्विध्रुव कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी अनुप्रस्थ, निरक्षी अथवा रहेगा ना या हाइफन अनुप्रस्थ स्थिति या स्थिति में किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हेडिंग रहेगा, ये आपका हेडिंग रहेगा, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि बात किया जाए तो आप यहाँ से कैसे हल करेंगे इसका थोड़ा सा डायग्राम भी बड़ा रहेगा। थोड़ा सा इसका डायग्राम त्रिभुज के आकार के कैसा आएगा, त्रिभुज के आकार का, बस ये निरक्षी में ये ध्यान देना है। आता है तो त्रिभुज के आकार का आएगा बस, और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, डायग्राम हार्ड नहीं है, बस ये समझना है कि उनको त्रिभुज के आकार का बनाना है तो बनाना है। इसमें भी क्या उसी तरह का मैटर रहेगा क्या, हाँ सेम उसी तरह का मैटर रहेगा, लिखते चलेंगे। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसके बिंदु A पर प्लस Q आवेश तथा बिंदु B पर -Q आवेश समझना, आवेश है, दोनों है, दोनों आवेश लिखेंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2L, ये दूरी है, ठीक है, दूरी 2L मीटर है, 2L मीटर है। कितनी है, 2L मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु
मध्य बिंदु ओ से मध्य, कहेंगे सेम उसी तरह का लग रहा है, हाँ, मध्य बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर r मीटर की दूरी पर स्थित, r मीटर की दूरी पर ओ से r मीटर की दूरी पर निरक्षी स्थिति बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बात यहाँ पर ये समझना है कि क्या यही मैटर तो हमने उसमें लिखा, यही मैटर। भाई मैंने कहा कि दोनों का रूल सेम है, लेकिन देखने का नजरिया मेरी उल्टी है। तो सेम रूल बनाने के लिए बहुत सा पापड़ बेलना पड़ता है। इसीलिए माना कि एक वैद्युत ध्रुव ए बी जिसके बिंदु ए पर प्लस आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो 2l मीटर है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2l मीटर है। तो वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, बस थोड़ा बदला है, वहां पर लिखे थे बिंदु O से r मीटर की दूरी बिंदु P है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P में लिख लेना, यहाँ पर सेंटेंस में अच्छा लगेगा, में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ तक समझ में आया हुआ। आगे चले, देखो डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। चित्र की बात किया जाए, डायग्राम सिंपल सा तरीके से मैं डायग्राम की मैं बात करूं, थोड़ा कष्ट होगा तो मुझे बताइएगा भाई, ठीक है। मैंने बोला था बिंदु ए बिंदु बी, ये मेरा बिंदु ए, ये मेरा बिंदु बी है, इधर प्लस क्यू है, इधर क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस क्यू। इसके बीच की जो मैंने बोला था ओ, इसके बीच की जो दूरी है 2l मीटर है। यही देखो मैंने लिखवाया है कि नहीं, 2l मीटर है, लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, 2l मीटर है। अब इसमें आपका कौन सा कोण बनेगा? थीटा कोण बनेगा। तो इसमें भी कौन सा कोण बनेगा? थीटा कोण बनेगा। यल इधर भी लगकर 2l हो जाएगा। ये तो आपको कुछ समझना पड़ेगा कि पूरी लंबाई यदि मतलब नीचे का जो आधार है 2l है, तो मतलब कि O से A, मतलब O से B और O से A की जो बीच की जो दूरी है, मतलब O से A के बीच की दूरी l और O से B के बीच की दूरी क्या हो जाएगा आपका भी l प्लस l मिलाकर 2l। अच्छा, आगे में बनाते हैं। तो इसकी जो मैं बोला था कि r मीटर पर बिंदु किए बोला गया P की बात किया गया, मतलब लेकिन निरक्षीय स्थिति में मैंने बोला था कि बिंदु P जब मानेंगे तो यहीं पर मैं निरक्षीय स्थिति की बात, निरक्षीय स्थिति की मैं बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? निरक्षीय स्थिति की बात किया जाएगा। ये हमारे पास देखो बिंदु क्या है? P की बात किया गया। बिंदु P वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास एंगल बनेगा, क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। यदि मेरे पास यदि कोण बनेगा तो ये मेरे पास E1 है, ठीक है। E2 की बात, ये मेरे पास E1 cos थीटा हो जाएगा। अब डायग्राम है E2 cos थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद मेरे पास
यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास इधर E1 की बात किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की बात हमारे पास देखने को मिलता रहता है। और इसकी वैल्यू तो हम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, जब आपको एक बात बताना कि आधार और क्या है लंब यदि पता हो, आधार और लंब यदि पता है, आधार हमारे पास L दिया है और लंब हमारे पास R दिया है, तो किस में दिया गया होगा, तो साइन के बाद कास आता है, कास में हमारे पास बात किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट में आएगा, यहाँ पर मेरे पास अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये भी वही बात आएगा कि हाँ R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम पर रखना पड़ेगा। अब पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो वहाँ पर हम लोग रखकर यहाँ पर इसका करेंगे, ठीक है। अब डायग्राम तो बन गया। डायग्राम की बात यदि बात आगे चले तो मेरे पास यदि थोड़ा से कष्ट किया जाए, अब इसमें तो कुछ करना नहीं है, लिखते हैं। इतना तो क्लियर हो गया, एक बार और समझा दे। देखो फिर सुनो, वैद्युत द्विध्रुव में बिंदु ए पर क्या है प्लस क्यू आवेश और बिंदु बी पर क्या है माइनस क्यू आवेश। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है 2l मीटर है, यही बात लिखा गया 2l मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव जो है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु जो बोला गया, मध्य बिंदु जो हमारे पास O है, मध्य बिंदु क्या बोला गया O से r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आगे चले, लिखते हैं सेम उसी तरह का प्रोसेस यहाँ पर प्लस क्यू, क्या लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत मतलब कि बोला कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि यहां पर मैं बात करूं तो E1 बराबर मेरे पास निकल के आएगा 1/4 साइलेंट नॉट, क्या निकल के आएगा 1/4 साइलेंट नॉट इंटू क्यू बट्टे के R प्लस L का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट में मैटर है फंसा है, यहाँ पर मैटर क्या है अंडर रूट में रहेगा। जब अंडर रूट में रहेगा तो हमारे पास देखो अंडर रूट में क्या लिखा गया, स्क्वायर भी लगाया गया है, इसको अच्छे से लिखो, अंडर रूट लगाओ, R का स्क्वायर लगाओ और प्लस L का स्क्वायर लगाओ, कुल इसका होल स्क्वायर कर दो। क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा गया है अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर बात करेंगे। इसको सही तरीके से लिखा जाए तो E1 बराबर मेरे पास आ जाएगा 1/4 साइलेंट नॉट हो जाएगा, क्यू बटे किसका स्क्वायर करोगे सिर्फ R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यही आएगा। फिर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर मैं बात करूंगा E2 की, सेम प्रोसेस वही लिख दो उठाकर, इसमें बराबर होगा क्या, हाँ अंडर रूट लगाओ, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो, फिर लिख दो E के बराबर 1/4 साइलेंट नॉट क्यू बटी के R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक बताओ तुम लोग क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसके बाद हमारे पास देखो E1 और E2 क्या दिखाई दे रहा है, दोनों की वैल्यू क्या है, समीकरण 1 और 2 दोनों दिखाई दे रहा है बराबर। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 के इक्वल है, मतलब बराबर है कि नहीं।
E1 और E2 को दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। देखो लिखा गया है ना कि E1 बराबर E2 लिखा गया, ठीक। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखो परिणामी का मतलब, परिणाम मतलब इसका योग, परिणाम का मतलब क्या था, इसका योग। यदि योग की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं एक बात ध्यान देना कि परिणामी में हमको कुछ नहीं ज़्यादा करना है। यहाँ पर हमारे पास जो आएगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा का प्रयोग कर देना। अब कहेंगे यहाँ पर कोण का भी मैटर है क्या? हाँ भाई, थोड़ा सा देखो कोण की भी मैटर की यहाँ बात किया गया था, बस कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, बस उसी पर हमको काम करना है। अब इसको रेज करते हैं, फिर हम इधर काम करते हैं। देखिए, यदि मैं बात करूं यहाँ पर तो मेरे पास एक चीज़ देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, बस सिर्फ देखना है। E बराबर आपको पता चला था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/K R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये लगाना था क्या? हाँ, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/K R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बस सब तो सेम दिखाई दे रहा है। हाँ, सब क्या दिखाई दे रहा है? सेम दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमने क्या करेंगे कि लिखेंगे E बराबर 2 आ जाएगा जोड़ने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/K R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर कॉस थीटा आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब दोनों सेम है तो मैंने 2 आगे जोड़ दिया, तो 2 आ गया, तो इसका मतलब 2 गुणा हो जाएगा, वही बराबर है। अब यहाँ पर तुम्हारा एक बात फंसता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हमको मास्टर जी बता दीजिए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे की क्या हो जाएगा मेरे पास, कण होता है। अब तो मैं डायग्राम मिटा दिया, आप तो डायग्राम बनाए होंगे तो यहाँ बता देंगे क्या है। आधार मैंने आपको बताया हुआ था कि आधार में हमारे पास बोला गया था कि बिंदु ए और बिंदु बी के जो बीच के जो आवेशों का जो बात किया गया, जो दूरी था 2L था, 2L था, तो 2L का एक कटना चाहिए। हाँ, एक ही कट चाहिए बटे के। अब एक का अंडर रूट में लिखवाया गया था कि R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अच्छा, वही बात लिखना था क्या? हाँ, अब इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, L बटे के अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। फिर से लिख देते हैं E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/K R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर इंटू L/K अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। कहेंगे तो ये तो हम बड़ी मज़ेदार सवाल आ गई। हाँ भाई देखो, मज़ेदार ही मज़ेदार में आता है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है? आगे तरफ मैं बढ़ता हूँ। E बराबर मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इसके साथ साथ अब मैं इसको भी ज्यों का त्यों उतारेंगे, मैटर इसमें है। अब हम लिख सकते हैं कि L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर
अभी जो रूट में है, सॉरी ये क्या है, वर्गमूल में है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। समझना मेरी बात। अब मजा ही की बात क्या, इसके घात मान लेते 1। अब इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है। अब बोल देगा कि जब घात आधार जो सेम हो, घात अलग अलग हो, तो उसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अच्छा यही मैटर था क्या? हाँ, 2 × 1/4 साइलेंट नॉट इंटू ये क्या हो गया, QL हो गया। अच्छा इसका मतलब R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर ब्रैकेट में 2 1 कम 2, 2 1 कितना हो गया, 3। समझ में आया? जोड़ने की मैंने बात किया था। समझो 1 आया यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, तो 2 1 कम 2, 2 1 3, मतलब कि 3/2 आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं समझ में? यहाँ पर मेरे पास 1 है, यहाँ पर मेरे पास 1/2 है, इसीलिए मैंने कहा 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2 हुआ। अच्छा आगे तरफ मैं बढ़ा तो मेरे पास बहुत बड़ा डाउट था कि अब हमको यहाँ पर कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ठीक कर लेते हैं, ये 2 को इसको साथ देते हैं, यहीं पर डायरेक्ट देते हैं, तो हमारे पास क्या 2QL हो गया। एक इसका फार्मूला बना, P का बना। जब P बराबर होता है कि 2QL होता है, क्या होता है, 2QL होता है, क्या होता है, ये जहाँ आप लिख लीजिएगा, जहाँ P बराबर 2QL, मतलब E बराबर 1/4 साइलेंट नॉट इंटू क्या हो जाएगा, P बट्टे के। अब यहाँ से हो कर दो ना क्लियर, यहाँ से भी नहीं क्लियर करोगे तो आगे चल कर क्लियर करते हैं। तो मेरे पास R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर पावर में 3/2, 3/2। आप समझो थोड़ा सा, मैंने इधर लिखेंगे, इसकी में थोड़ा सा आधा ले लेंगे, हो जाएगा, इतना में तो हो जाएगा। देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर एक चैलेंज होता है कि यहाँ पर L का स्क्वायर का जो मान जो होता है नगण्य मानते हैं। लिख लेंगे कि यहाँ पर अतः L स्क्वायर का मान नगण्य है। क्या है, नगण्य है। जब नगण्य है तो इसका मतलब कि R लेस L के स्क्वायर के, L की बात करेंगे, ठीक। अभी यहाँ पर लिख लो E बराबर 1/4 साइलेंट नॉट इंटू P/K, R का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से कट गया, तो इसका मतलब E बराबर 1/4 साइलेंट नॉट इंटू P/K क्या हो जाएगा, R का Q बन गया मेरे पास फार्मूला। क्या बन गया मेरे पास, ये मेरे पास फार्मूला बन गया कि P/K R का Q का मेरे पास फार्मूला बन गया। इसको हम अच्छे से देखते हैं, फिर इसके बाद इसको कंप्लीट हो जाए। इसके बारे में आपको बताया गया था कि सबसे पहले इसके बारे में आपको बताया गया था कि अनुप्रस्थ की बात, अनुप्रस्थ स्थिति में या तो हो या तो निरक्षी की बात किया जाए, वहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की गई हो, तो वहाँ पर आपको मैंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र की जो एक वैद्युत द्विध्रुव है जो को बिंदु मतलब ए भी है, और बिंदु ए पर जो +Q और बिंदु बी पर जो -Q आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है 2L, दोनों आवेशों की जो बीच की जो दूरी है 2L मीटर है, और दोनों आवेशों के बीच में एक बिंदु O है, जो कि O से R मीटर के दूरी पर, O से R मीटर के दूरी पर क्या लिया गया था, बिंदु P। लेकिन बिंदु P की बात पहले नहीं करेंगे, R मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P का वैद्युत क्षेत्र की बात किया गया था। अच्छा यही बात लिखे थे क्या वहाँ पर? हाँ यही बात लिख कर आए थे, यही बात वहाँ पर क्या करके लिख कर आए थे। यहाँ पर मैंने हल किया था कि +Q आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जाए, तो E1 बराबर 1/4 साइलेंट नॉट इंटू Q/K अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर की बात किया गया, कुल का होल स्क्वायर। इसको मैंने हल किया तो मेरे पास आपको पता चला कि आ गया L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर आ गया। क्योंकि जो चीज़ अंडर रूट में दिया रहता है, जैसे अंडर रूट 3 का स्क्वायर बोला जाए तो सिर्फ क्या आता है, सिर्फ 3 आता है।
सेम इसी तरह की बात यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने कुछ नहीं किया, फिर उसी तरह माइनस क्यू की बात किया, यहाँ पर हो गया। हमारे पास एक मैटर और दिखाई दिया कि E1 और E2 की वैल्यू इक्वल दिखाई दे रही थी, मतलब ये मान और ये मान हमारे पास बराबर दिखाई दे रहा था, इसलिए लिख दिया E1 बराबर E2 लिख दिया। फिर मैंने बोला ये भाई ये तो ये दोनों बराबर हो गया, अब क्या करोगे? तो कहा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, बस समझेंगे कि बिंदु P पर आगे लिखा गया है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया। किसकी? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया। अच्छा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, हाँ इसी की बात किया कि E1 cos थीटा प्लस E2 की cos थीटा की बात किया था। पर जबरदस्त है, तो उसी को हमने कहा कि E1 E2 की वैल्यू रख दो, रख दिया। कहा अच्छा याद तो हमको कोई दिक्कत है, लेकिन कहा रहा था हमसे कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। हमने किया दोनों बराबर, तो जोड़ गया तो 2 हो गया। कहा ये बात तो मैटर सत्य है कि 2 हो गया। अब कहा कि देखिए cos थीटा है, तो cos थीटा को तो मैटर होता है क्या? हाँ, आपको कक्षा 10 में पढ़ाया गया था। हम बायो के स्टूडेंट हैं, हमको आता ही नहीं है, हम बायो के स्टूडेंट है, वो आता ही नहीं है, इसलिए हमारे पास आधार बटे क्या हो गया? कण हो गया। क्या हो गया? आधार बटे कण हो गया। जब आधार बटे कण, तो आधार की मैंने कहा कि हमको समझ ही में नहीं आ रहा, डायग्रामों नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने कहा ये भाई डायग्राम तो दिखाई दे रहा, तुम देखना नहीं चाह रहे हो। इसकी लंबाई या तो हमारे पास कह दिया, आधार का यल दिया गया, हम पूरा क्यों लेंगे? हम तो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, की बात करेंगे। तो हमारे पास ये आधार हो गया। और कण की यदि बात किया जाए तो कण हमारे पास यहाँ पर लिखा गया था, क्या लिखा गया था? आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर लिखा गया था, ये तो लिख दिया क्या? ये कैसे आ गया? तो हमने कहा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार लिखा गया था। ये हमारे पास बिंदु O था, और यहाँ मैंने बोला था R था, इसको मैं बताया था P था, इसको मैंने बताया था कि B था, यही तो मैंने लिखवाया था। अब पूरा डायग्राम बना दो, ये मेरे पास E हो गया। अब दोनों को देख लिया जाए, 2l हो गया। अब इसी में मैंने कोण की बात किया था, इसमें मैंने कोण की बात किया था। सारी चीजें यहाँ पर दिया गया, थोड़ा दिमाग की फेर है, सोचने की फेर है, समझने की फेर है। जिसको समझ में आ गया कुछ नहीं है, जिसको समझ में नहीं आया बहुत भारी है। डेरिवेशन है, डराते हैं, हार जाते हैं। हारना नहीं है, हिम्मत है तो जोश है तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन एक डेरिवेशन का गोल करो। डेरिवेशन का कैसी तरह का डेरिवेशन है, हम उड़ा कर जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा ही पढ़ाया जाएगा, ऐसा तरीके से सिखा दिया जाए कि डेरिवेशन कभी भूलवाई न करें। तो डेरिवेशन में इस तरह की बात क्लियर हुआ, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये तो बात क्लियर है सर जी, आगे थोड़ा बता दो। E लिख दिया, 2 लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया। अब इसके स्थान पर क्या लिख दिया आप? यल बटे के अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। अच्छा, मजा आ गया। आगे चला तो मैंने इसको भी ज्यों का त्यों लिख दिया। हमने कहा ये भाई अंडर रूट में है, हम कहा बताया ना अभी जस्ट कि जब किसी के अंडर रूट में हो, हमारा मन करे तो 1/2 भी लिख सकते हैं, 3 के पावर 1/2। सेम ही बात यहाँ पर किया गया है, सेम इसी को बात यहाँ पर किया गया है। कहेंगे इसके कुछ दिया ही नहीं था, हमने कहा दिया था, दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए हमने क्या माना। जब किसी के पावर कुछ न दिया हो तो हमने क्या मानते हैं? जब एक मान ही लिया है तो 2 कहते ना, जब आधार जो सेम हो, घात अलग अलग हो तो जुड़ जाएगा। तो जुड़ने का मतलब 2 1 कम 2, और 2 1 कितना होगा? 3, इसलिए लिख दिया यहाँ पर 3/2। समझ में आया कि नहीं आया? और 2QL लिख दिया गया, 2QL है। यहाँ पर मैं बात करूँगा 2QL है, यहाँ पर मेरे पास क्या है? 2QL है, हमने लिख दिया। तो किसका फॉर्मूला है? P का है, हमने P बराबर 2QL लिख दिया। अब उसके मतलब उसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया? P लिख दिया। E बराबर 1/4πε0 इंटू P बटे के R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, इसको भी जो कर, तो मैंने लिख दिया। अतः L का मान, L स्क्वायर का मान नगण्य है। जब नगण्य तो उसकी वैल्यू कुछ होइबे नहीं करेगी, जब कुछ होइबे नहीं करेगी तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ R बचा, दूरी बचा। अब जो दूरी बचा, लंबाई कोई नहीं है, तो यहाँ से मैंने क्या किया? कट्टम पिट्टम मचा दिया, हमने इसको लिख दिया P बटे के R का। तो मेरे पास फार्मूला क्या बना? ये बना।
तो निरक्षी और अच्छी में से मैं आशा करता हूं कि आपको यहां से क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। यहां से 3 अंक निश्चित मिलेगा, क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो आपको यहां से एक भी अंक नहीं मिलने वाला है। हम कह दिए ना, हम कह दिए कि एक भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आप पढ़ के जाते हो 3 नंबर निश्चित निर्धारित ही है। ये 4 मतलब कि 5 अंक में नहीं आएगा, इनपॉसिबल, सिर्फ 3 अंक में आने वाला क्वेश्चन है। इस तरह से आप बने रहिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा कि कक्षा 12 की केमिस्ट्री मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और जुड़े तभी और इन्जॉय आएगा। देखो जितने लोग जुड़ोगे, जितने लोग पढ़ोगे ना, उतनी हमको भी खुशी होती है, दुगनी शक्ति से मैं काम करता हूँ। आप जब नहीं पढ़ते तो मेरा भी मन थोड़ा सा निराश हो जाता है, अरे मैं किस लिए मेहनत कर रहा हूँ, कोई मज़ा नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। 1-2 लोग भी रिस्पॉन्स देंगे ना, तो मैं जानते हो उनके लिए मैं रात दिन मेहनत करूँगा, लेकिन 1-2 लोग तो अच्छे से पढ़ कर देखो। सब लोग नहीं पढ़ाई करता है, सिर्फ 1-2 ही लोग पढ़ता है। पढ़ें, फिर मज़ा आएगा। और अच्छी निरक्षी यहाँ से ख़त्म हुआ। कल के चैप्टर में हमारे पास ज़्यादा नहीं है, आघूर्ण बल आघूर्ण के बारे में कल ख़त्म कर दिया जाए। इस पे आधारित कल आंतरिक प्रश्न मिलेगा, आप मज़े से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज का क्लास सेशन यहीं तक रहेगा, कल फिर मिलते हैं। आप मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए।